हेलो क्लास 11th। आपको याद ही होगा हम लोगों ने चैप्टर नोमैडिक एम्पायर शुरू किया था और चंगेज़ खान के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम करियर ऑफ चंगेज़ खान देखेंगे। Genghis Khan was born sometime around 1162 near the Onan River in the north of present-day Mongolia. चंगेज़ खां का जन्म जो है वो 1162 में हुआ था। ओनान रिवर के करीब एक जगह थी वहाँ, और ये आज के मंगोलिया में नॉर्थ में है। आज का मंगोलिया अगर हम देखें तो देखेंगे कि ओनान रिवर जो है कि जो कि नॉर्थ में है, यहीं पर चंगेज़ खां का जन्म हुआ था। नेम्ड तेमुजिन, जब इसका जन्म हुआ था तो इसका नाम तेमुजिन रखा गया था। He was the son of Yesugei, the chieftain of the Kiat, a group of families related to the Borjigid clan. और इनके पिता का नाम था येसुगेई और वो मुखिया थे कियात ग्रुप के। एक ग्रुप परिवारों का था जो कि जिसकी मतलब संबंध बोर्जिगिड क्लैन से था। तो क्लैन मतलब समझते ही होगा, गोत्र या जो ये होता है कुल, वो। His father was murdered at an early age, लेकिन इनके पिता की हत्या कर दी गई काफ़ी कम उम्र में। And his mother ओलिन एक रेज्ड तेमुजिन, और तब इनकी माँ ने इनका लालन पालन किया। उनका नाम था ओलुन इके। His brothers and step brothers in great hardship, और यही कारण था कि उनके भाई और इनके सौतेले भाई सबको बड़ी कठिन समय का सामना करना पड़ा था। The following decade was full of reversal. फिर आने वाले कुछ दशक जो थे वो उनके जीवन को पलटने वाले थे। Temujin was captured and enslaved, and soon after his marriage his wife Borte was kidnapped. और जिंदगी कैसे पलट गई? तेमुजिन को पकड़ लिया गया, उसे दास बना लिया गया, और जैसे ही उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी बोर्टे को किडनैप कर लिया गया। एंड ही हैड टू फाइट टू रिकवर हर, और फिर उसे तेमुजिन को लड़ना पड़ा अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। ड्यूरिंग दीज ईयर्स ऑफ हार्डशिप ही ऑल्सो मैनेज टू मेक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। लेकिन इस कठिन दौर में, जो साल इसके कठिन चल रहे थे तेमुजिन के, उस समय में उसने बहुत अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त बना लिए थे। द यंग बोरगुरचू was his first ally and remained a trusted friend. और उसका एक नौजवान था जिसका नाम था बोगुरचू, और ये उसका पहला साथी था, साथ देने वाला, और बहुत ही विश्वास पात्र दोस्त पूरे साल बना रहा। जमुका, his blood brother Anda was another Temujin, also restored old alliances with the ruler of Kerit, Tughril Ong Khan, his father's old blood brother. और इस दौरान क्या हुआ कि उसके कई जो रक्त से संबंधित, यानी कि अपने भाई वगैरह जो खून से संबंध रहता है, उन सब से भी इसकी तेमुजिन की दोस्ती हो गई थी। और अपनी पुरानी पुराना जो रूलर जो जगह थी उसकी, जहाँ पर उसके पिता हुआ करते थे, शासन करते थे, या पिता का जो राज्य था, उसके रईस को उसने, और तुगरिल ऑन खान जो कि उसके फादर के भाई थे यानी चाचा थे इनके, इन सब ने मिलकर दोबारा इस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। Through the 1180s,
and 1190s, Temujin remained an ally of Ong Khan and used the alliance to defeat powerful adversaries like Jamukha and his old friend who had become hostile foe. और 1180 से लेकर 1190 तक तेमुजिन जो है ओंग खान, जो कि इसके चाचा कह सकते हो थे, उसके साथ इन्होंने दोस्ती रखी और साथ ही साथ क्या किया, एक अपने बहुत ही पावरफुल दुश्मन को, जो कि जम्मू का, जो एक समय इनका बड़ा दोस्त रहा करता था और बाद में ये बहुत ही ज़बरदस्त दुश्मन बन गया था इसका, उसको भी हराने में कामयाबी मिली. इट वॉज आफ्टर डिफीटिंग हिम दैट Temujin felt confident enough to move against other tribes. और जब उसने जमुका को हरा दिया तेमुजिन ने, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया. उसको लगा कि अब तो वो दूसरे ट्राइब में जो उनके नेता हैं उनको भी लड़कर हरा सकता है. The powerful Tatars, his father's assassin, the Karaids and Ong Khan himself in 1203. और उसके बाद उसको लगा कि वो तातार जिन्होंने इनके पिता की हत्या की थी और केरेट्स और ओंग खान खुद भी 1203 में इसने सबको एक एक करके पराजित किया. द फाइनल डिफीट of the Naiman people and the powerful Jamukha in 1206. और एक एक करके उसने नायमुन लोगों को कब्ज़े में लिया. फिर जमुका को, बहुत ताकतवर था जमुका, उसको भी 1206 में पराजित करके कब्जे में ले लिया. लेफ्ट तेमुजिन एज अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी इन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेपीज़ लैंड. और इस तरह से तेमुजिन जो है पूरे स्टेपीज़ में की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था. अ पोजीशन दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एट एन असेंबली ऑफ मंगोल चिफ्टन्स कुरिलटाई, where he was proclaimed the great Khan of the Mongols or Kwan, with the title Genghis Khan, the Oceanic King or the Universal Ruler. और उसके बाद फिर अब उसको एक ऐसी पोजीशन मिल गई थी जहाँ पर जब एक असेंबली में मंगोल चिफ्टन लोगों की असेंबली हुई थी, मुखियाओं की, है ना, और मंगोल मुखिया लोग जब इकट्ठे हुए तो वहाँ पर उसको ग्रेट खान बनाया गया, डिक्लेयर किया गया और मंगोल लोगों का, और उसको टाइटल दी गई चंगेज़ खान की, या फिर आप दूसरे शब्दों में ओशनिक किंग कह सकते हैं या यूनिवर्सल रूलर भी कह सकते हैं. तो इस तरह से क्या हुआ, आखिरकार वो मंगोल चिफ्टन लोगों ने इसको अपना नेता या सबसे बड़ा व्यक्ति स्वीकार कर लिया था. जस्ट बिफोर द Kuriltai of 1206, Genghis Khan had recognized the Mongol people into more effective, reorganized the Mongol people into more effective, disciplined military force, or that facilitated the success of his future campaign. और सब जब पर जीत हासिल करने के बाद उसने दोबारा से मंगोल लोगों को रीऑर्गेनाइज़ किया और एक डिसिप्लिन मिलिट्री फोर्स बनाई, और जिससे उसके भविष्य में होने वाली जो आक्रमण वो करने वाला था उसमें उसको सफलता मिलने वाली थी. The first of his concern was to conquer China. और सबसे पहले उसने तय किया कि वो चाइना को जीतेगा. Divided at the time into 3 realms. और उस समय चाइना जो था वो 3 हिस्सों में बटा था. The Hesi or Hsia people of Tibetan origin in the northwestern provinces, एक हिस्सा था ये तिब्बतन लोगों का. The Jurchen, whose Qin dynasty ruled North China from Peking. और ये जो चिन डायनेस्टी थी वो नॉर्थ चाइना से पेकिंग से इनका रूल चलता था. द सुंग डायनेस्टी हु कंट्रोल्ड साउथ चाइना, और साउथ चाइना में सुंग डायनेस्टी का शासन था. By 1209, the Hsia
वर डिफीटेड और 1209 में चंगेज़ खान ने हिसिया थे इनको पराजित कर दिया। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज ब्रीच्ड इन 1213 और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी 1213 में पार कर लिया। पेकिंग सैक्ड इन 1215 और पेकिंग जो चाइना की राजधानी है उसको, जिसको आज हम लोग बीजिंग बोलते हैं, पहले पेकिंग नाम था उसका, तो वो क्या था, उस 1215 में वहाँ पर लूटपाट की गई। लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल अगेंस्ट द चिन कंटिन्यूड अंटिल 1234 और लंबी लड़ाई चली चिन लोगों के साथ जो कि 1234 तक चली। बट चंगेज़ खान वॉज सेटिस्फाइड एंड with the progress of his campaign to return to his Mongolian homeland in 1216 and leave the military affairs of the region to his subordinates. लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अपने युद्ध से चंगेज़ खां बहुत संतुष्ट था और उसको लगा कि जो उसकी चढ़ाई या लड़ाई के लिए जो हमला होता है वो चल रहा है वो काफ़ी है, और वो वापस मंगोलिया अपने मातृभूमि में 1216 को आ गया और वहाँ पर चाइना में उसने अपने मिलिट्री वाले सारे कार्यक्रम को अपने निचले इसमें लेवल पे काम करने वाले अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया। सबऑर्डिनेट कहते हैं जो नीचे स्तर के अधिकारी होते हैं उनको। आफ्टर द डिफीट ऑफ 1218 ऑफ कोराखिता who controlled the Tian Shan mountain northwest of China. और जब 1218 में कोराखिता में जो लड़ाई हुई और जिसने तियान शान माउंटेन पर जिनका राज्य था, मंगोल डोमिनेशन रीच द अमू धारिया, और ये जो मंगोल थे ये लड़ाई करते करते अमू धारिया तक पहुंच गए थे। द स्टेट ऑफ ट्रांसोजियाना एंड ख्वाराज़म सुल्तान मोहम्मद the ruler of Khwarazm felt the fury of Genghis Khan's rage when he executed Mongol envoy। और इस तरह से लड़ते लड़ते जो चंगेज़ खान की सेना थी वो ख्वाराज़म तक पहुंच गई थी। वहाँ का सुल्तान जो मोहम्मद नाम था उसको समझ में आ गया था कि चंगेज़ खान कितना खूंखार है और कितना गुस्सैल व्यक्ति है, क्योंकि उसने क्या किया था, व्हेन ही एक्सिक्यूटेड मंगोल एनवॉय, उसको ये बात तब समझ में आई जब उसने एक राजदूत होता है ना, राजदूत भेजा था, मंगोल राजदूत उससे मिलने आया था, तो उसने उसकी हत्या करवा दी थी। और उसके बाद चंगेज़ खान का गुस्सा जो उसको झेलना पड़ा, तब उसको समझ में आया कि चंगेज़ खान कैसा व्यक्ति है। In fury of Genghis Khan's rage in the campaign between 1219 and 1221, the great cities Uttrar, Bukhara, Samarkand, Balkh, गुरगंज, मर्व, निशापुर एंड हेरात, ये सभी जो जितने शहर हैं इन सब को मंगोल फोर्सेस के सामने इस सुल्तान मोहम्मद को सरेंडर करना पड़ा, मतलब छोड़ना पड़ा कि हाँ ठीक है चलो तुम्हारा राज्य रहेगा। टाउन दैट रेजिस्टेड वर डिवास्टेटेड, और जिन शहरों ने थोड़ा सा भी मंगोल सेना का या चंगेज़ खान की सेना का विरोध किया था उसको में तो बहुत लूटपाट की गई। At Nishapur, where the Mongol prince was killed during the siege operation, Genghis Khan commanded that the town should be laid waste in such a manner that the site could be plowed upon। और जहाँ पर एक मंगोल प्रिंस की मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान, तो जब सीज ऑपरेशन चल रहा था उस शहर का, निशापुर जगह का नाम है, तो चंगेज़ खान इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने सेना को ऑर्डर दिया कि इस पूरे शहर को बिल्कुल ध्वस्त कर दो, बिल्कुल मिट्टी में मिला दो ताकि इसके ऊपर खेती हो सके, मतलब एक भी दीवार खड़ी दिखनी नहीं चाहिए, पूरा एकदम ध्वस्त कर दो और तो ऐसा कर दो कि यहाँ पर खेती हो सके, मतलब हल चलाया जा सके।
that in the exaction of vengeance for the death of the prince, not even cat dog should be left alive. और इतना ज़्यादा उसमें बदला लेने का भाव था, गुस्सा इतना ज़्यादा था मंगोल किंग के मन में कि जब राजकुमार की मृत्यु हुई थी तो उसने कहा था कि एक कुत्ता और बिल्ली भी जिंदा नहीं बचना चाहिए इस शहर में, सबको एक एक करके सबको मार दो। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गुस्सैल और कितना ख़तरनाक व्यक्ति चंगेज़ खान था। मंगोल forces in pursuit to Sultan Muhammad pushed into Azerbaijan, defeated Russian forces at the Crimea, and enriched the Caspian Sea. एनसर्कल्ड द कैस्पियन सी। और मंगोल फोर्सेस जो है वो सुल्तान मोहम्मद को तो पीछे छोड़ा, अज़रबैजान पर कब्ज़ा कर लिया, रशियन फोर्सेस को क्रीमिया में हराया और कैस्पियन सी को चारों तरफ से घेर लिया। अनदर विंग फॉलोड द सुल्तान सन, और एक सेना जो टुकड़ी थी वो सुल्तान के बेटे के पीछे लगी थी जिसका नाम था जलालुद्दीन, इनटू अफ़गानिस्तान तक, एंड सिंध प्रोविंस, और सिंध प्रोविंस तक, मतलब हिस्से तक। At the bank of the Indus, Genghis Khan considered returning to Mongolia through North India and Assam, but the heat and the natural habitat and the ill portent reported by the shaman soothsayer made him change his mind. और अफ़गानिस्तान से सिंध, जो कि पहले अभी पाकिस्तान में है, पहले भारत में ही हुआ करता था ये सिंध प्रोविंस जो है, तो यहाँ तक ये आ गया था। उसके बाद उसने सोचा था कि वो इंडस नदी को पार करेगा चंगेज़ खान ने, और पहले तो यहाँ पर आने के बाद उसने तय किया कि वो वापस चला जाएगा मंगोलिया, क्योंकि उसको लगा था कि नॉर्थ इंडिया और आसाम से होते हुए वो आराम से जा सकता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और नेचुरल हैबिटेट जो थे वो बहुत घने जंगल वगैरह थे, और कुछ लोगों ने इसको सलाह दी कि अच्छा होगा कि आप इधर से ना जाएं। तब उसने अपने मन को बदल लिया। चंगेज़ खान डाइड इन 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई, हैविंग स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन मिलिट्री कॉम्बैट। पूरे अपने जीवन के दौरान वो लड़ता ही रहा, सबके साथ युद्ध ही करता रहा। हिज मिलिट्री अचीवमेंट वर एस्टाउंडिंग, उसकी मिलिट्री अचीवमेंट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, एंड दे वर लार्जली एज रिजल्ट ऑफ हिज एबिलिटी टू इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टेपी कॉम्बैट इंटू एक्सट्रीमली इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रेटजीज़। और उसकी जो सेना संगठन जो था उसका वो इतना ज़बरदस्त था और नए नए तरीके वो अपनाता था कैसे युद्ध किया जाए, और इसके कारण वो उसको हर जगह सफलता मिली थी। The horse riding skill of Mongol and the Turks provided speed and mobility to the army. उसके पास मंगोल और टर्क लोगों के पास जो थी हॉर्स राइडिंग की कला थी, और इसके कारण क्या था, उसकी सेना जल्दी कहीं पर पहुंच जाती थी। Their ability at rapid shooting archers, उसके बाद उसके पास तीर चलाने वाले बहुत अच्छे सैनिक थे, from the horseback, were further perfected during regular hunting expedition which doubled as field maneuvers। और वहाँ पर क्या होता था कि लोग जो है प्रैक्टिस करते थे कैसे, घोड़े पर बैठकर ही शिकार करने के, तीर मारने के जानवरों के, और इसके कारण क्या हो गया था, उनके जो सारे तरीके थे, क्योंकि घोड़ा तो बहुत तेज़ी से भागता है, वैसे में तो आप घोड़े तीर चलाओगे, हाथ दोनों छोड़ दोगे तो गिर जाओगे, तो लेकिन क्या था कि वो ये सब तरीके वो बहुत अच्छी तरह जान गए थे, घोड़े पर बैठ के तीर कैसे चला सकते हैं। द स्टेपीज कैवेलरी हैड ऑलवेज ट्रैवल लाइट एंड मूव्ड क्विकली। और स्टेपीज़ जो ग्रासलैंड है वहाँ पर जो कैवेलरी यानी घुड़सवारी सेना जो होती थी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती थी, बट नाउ इट ब्रॉट ऑल इट्स नॉलेज ऑफ द टेरेन। अब घूम घूम कर उन्हें पूरे हिस्से के बारे में जानकारी मिल गई थी। द वेदर टू डू द अनइमेजिनेबल, दे कैरी आउट कैंपेन इन द डेप्थ ऑफ विंटर। और अब पूरी जानकारी मिल जाने के कारण मौसम के विरुद्ध भी वो कई युद्ध लड़ रहे थे, इवन ठंड में भी। ट्रीटिंग फ्रोजन रिवर एज अ हाईवे टू एनिमी सिटीज़ और एंड कैंप्स। और क्या करते थे कि
ठंड के दिनों में जब पूरी नदी जम जाती थी तो उसको हाईवे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। घोड़े लेकर उसके ऊपर दौड़ते थे और दुश्मन के शहरों तक, उनके कैंप तक बड़े आराम से पहुंच जाते थे। नोमैड्स वेयर कन्वेंशनली एट लॉस अगेंस्ट फोर्टिफाइड encampment, but Genghis Khan learned the importance of siege engines and naphtha bombardment very quickly। और चंगेज़ खान ने वैसे तो जो नोमैड्स होते हैं वो तो इधर उधर घूमते हैं, बट चंगेज़ खान ने बहुत सारी चीज़ें, कैसे किसी जगह को सीज़ कर लेना चाहिए, अपने कब्ज़े में कर लेना चाहिए, बम्बार्डमेंट कैसे करना है, ये सब चीज़ें उसने बड़ी जल्दी ये सब कला सीख ली थी। ही इंजीनियर्स प्रिपेयर्ड लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट। उसके पास इंजीनियर्स थे जो बहुत ही हल्के पोर्टेबल सामान बना लेते थे, विच वॉज यूज्ड अगेंस्ट अपोनेंट विद डिवास्टेटिंग इफेक्ट, जिसको वो विरोधियों के ऊपर बहुत ही ख़तरनाक तरीके से, बहुत ही नष्ट, मतलब ये करने के लिए, बहुत ही किसी चीज़ को एकदम तोड़ फोड़ कर नष्ट कर देना, उस तरह से वो इसको इस्तेमाल कर सकते थे।